So let's note that. So we note that one belongs to equivalence class of 1, 2 belongs to equivalence class of 2, and 3 belongs to equivalence class of 3. तो हर एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में ज़रूर होता है. फर्दर 2 is related with 3, therefore 2 की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो 3 की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल है. हम इस बात को थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं. नोट, let S be a non-empty set and tilde be an equivalence relation on S. देन जो बात हम नोट करना चाहते हैं वो ये है, नंबर 1, हर एलिमेंट जो है वो अपनी इक्विवेलेंस क्लास में होगा. हर एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में होगा. ये इसमें रिफ्लेक्सिविटी की का नतीजा है या कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि ए से रिलेट कर रहा होता है, देयरफॉर ए जो है वो अपनी इक्विवेलेंस क्लास में होगा. और सेकेंडली, इफ A is related with B, then equivalence class of A will be equal to equivalence class of B. This is again for all A, B belonging to S. अगर कोई दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हों तो उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में बराबर होंगी. अब इक्विवेलेंस क्लासेस से मुतल्लिक ये भी नोट कर लीजिए एक चीज़ और, कि हमारे पास सिर्फ 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आई थी. जो इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास सिर्फ 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आई थी. एक इक्विवेलेंस क्लास थी 1 और एक इक्विवेलेंस क्लास थी 2, 3. यानी कि दो, वैसे तो 3 इक्विवेलेंस क्लासेस आई थी 2, 3, 2, 3, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर थी. तो इनको हमने एक ही इक्विवेलेंस क्लास लिया चूँकि आपस में बराबर हैं. तो हमारे पास दो, आपके लीजिए, 2 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस. असल में इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी ये होती है कि या तो वो आपस में बराबर होती हैं या फिर वो डिसजॉइंट होती हैं. डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस को हम डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस भी कह लेंगे. तो हम इसे नोट कर लेते हैं. नोट, वी नोट दैट two equivalence classes are either equal, या तो वो बराबर होंगी जैसे पीछे आपने देखा था, आर आइदर इक्वल, और या फिर डिसजॉइंट होंगी. डिसजॉइंट इक्वल क्लासेस को हम डिस्टिंक्ट भी कह लिया करेंगे. डिस्टिंक्ट, उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं, वो डिफरेंट है. तो इक्वलेंस क्लासेस या तो इक्वल होती हैं या फिर डिस्टिंक्ट होती हैं. अब यही इक्वलेंस क्लासेस जो हमने देखी थी, अब इनमें सिर्फ 2 इक्वलेंस क्लासेस थी. इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल we had
2 इक्विवेलेंस क्लासेस और वो क्लासेस थी नेमली, एक इक्विवेलेंस क्लास तो ये थी 1 और दूसरी इक्विवेलेंस क्लास जो है ना वो थी 2 3। तो आप नोट कीजिए कि वी नोट दैट पहली बात तो ये है कि ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं ये इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट हैं। दिस इज इक्वल टू 5। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इन दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन ले लें तो आपके पास पूरा सेट एस बन जाता है जो कि 1 2 3 है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस क्लासेस की कि अगर इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर नहीं है तो वो डिसजॉइंट होती हैं और इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन ले लिया जाए तो पूरा सेट एस बन जाता है जिस पर आप वो इक्विवेलेंस रिलेशन ले रहे थे। तो हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक नोट और हम लिख लेते हैं। आप देखिए हम इन इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट बना लेते हैं। कंसीडर द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ अबव एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे उसी एग्जाम्पल के लिए, ऑफ अबव एग्जाम्पल। इनमें देखिए एक इक्विवेलेंस क्लास थी, ये 1 थी, तो हम सेट बना लेते हैं। ये सेट एक तो ये इक्विवेलेंस क्लास है, हम ये 1 सेट लिखने की बजाय हम लिख लेते हैं कि ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास थी, ये 1। दूसरी ये 2 3 इक्विवेलेंस क्लास है जो कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास थी जो कि 3 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। बस ये 2 इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास बनती हैं जो कि, तो कंसिडर सेट ऑफ, यहाँ में लिख देना चाहिए डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट, यानी कि हम रिपीट नहीं करेंगे। 2 की इक्विवेलेंस क्लास और 3 की इक्विवेलेंस क्लास बराबर है, हम इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो कंसिडर द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ अबव एग्जांपल। अभी ये जो सेट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेट है। इस सेट के लिए हम एक ख़ास नोटेशन यूज़ करते हैं। वो नोटेशन ये होती है कि सेट एस पर हमने वो रिलेशन डिफ़ाइन किया था, तो हम एस और स्लैश कह लीजिए, ओब्लिक कह लीजिए, और यहाँ पर टिल्डा डाल देते हैं। तो इस सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस को लिखने का ये एक ख़ास तरीका है। हम एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं सेट एस से लेकर इस सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस तक। तो वी मे डिफाइन अ फंक्शन, वी कैन डिफाइन अ फंक्शन हम डिफाइन करेंगे सेट एस जिसमें तो 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेकर इस सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस तक, इस तक ये फंक्शन। इस फंक्शन का ख़ास एक नाम हम रखते हैं मैथमेटिक्स में, इसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा फ्रॉम एस इनटू सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। वी कैन डिफाइन अ फंक्शन दिस एज फॉलोज। इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब देखिए यूँ कि एस का कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए, ईटा को एस के किसी भी एलिमेंट ए पर आप अप्लाई करें तो जो आप जो है उस एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी, ये दैट इज। अब देखिए हम ये इस केस में हम ये कह रहे हैं कि एस में जो कि 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ईटा 1 का जो आप आ जाएगा 1 की इक्विवेलेंस क्लास, ईटा 2 का जो आप वो आ जाएगा 2 की इक्विवेलेंस क्लास, और ईटा 3 का जो आप, ये ज़रा गौर से देखिए 3 भी एस के अंदर मौजूद है, तो ईटा 3 का जो आप जो है वो नोट कीजिए कि हमारे पास
3 की इक्विवेलेंस क्लास और 2 की ईटा 3 का जवाब आना चाहिए 3 की इक्विवेलेंस क्लास जो कि 2 3 है, लेकिन 2 3 वही क्लास है जो कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास है। और जो हमने S/टिल्डा बनाया था उसके अंदर नोट कीजिए सिर्फ 1 की इक्विवेलेंस क्लास है, 2 की इक्विवेलेंस क्लास है और 2 की इक्विवेलेंस क्लास ही 3 की इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करती है। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ईटा 3 का जवाब जो है ना ये भी 2 की इक्विवेलेंस क्लास ही आएगा, चूँकि 2 और 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में बराबर हैं। तो दिस इज फंक्शन फ्रॉम S to S/tilde। दिस फंक्शन इज कॉल्ड, इसका ख़ास एक नाम भी लिखा जाता है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड इसे हम कैनोनिकल मैप कहते हैं, कैनोनिकल मैप, या इसे हम नेचुरल मैप भी कहते हैं और नेचुरल मैप। कैनोनिकल मैप और नेचुरल मैप। लेट्स हैव एन अदर एग्जांपल। क्विकली हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के हवाले से और इस नेचुरल मैप के हवाले से। अब सेट एस ये ले लीजिए कि लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। एस क्लास एस में आप जानते हैं 25 एलिमेंट्स होंगे और बड़ी आसानी से आप एस क्लास एस इसका बना सकते हैं। हम इस पर एक रिलेशन ले लेते हैं टिल्डा, एस क्लास एस के कुछ एलिमेंट्स ऑर्डर पेज आप आसानी से देख सकते हैं। हम ये इक्विवेलेंस रिलेशन लेना चाहते हैं, इसलिए 1 1 इसमें होगा, 2 2 इसमें होगा, 3 3 भी इसमें होगा, 4 4 भी इसमें होगा। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ना ये सब इसके अंदर होने चाहिए। 5 5 भी इसमें होगा। तो ये रिलेशन जो हम बना रहे हैं ये यकीनन रिफ्लेक्सिव होगा। फिर हम इसमें 1 5 ले लेते हैं तो हमें 5 1 भी लेना पड़ेगा, चूँकि रिलेशन सिमेट्रिक बनाने के लिए अगर 1 5 से रिलेट करता है तो वो 5 को भी 1 से रिलेट करना चाहिए। हम 2 4 ले लेते हैं तो फिर हमें इसके साथ 4 2 भी लेना पड़ेगा। और आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव भी है। आप देख सकते हैं कि 1 5 से रिलेट करता है, 5 1 से करता है, तो 1 को 1 से करना चाहिए, वो कर रहा है यहाँ पर। 2 4 से रिलेट करता है, 4 2 से 2 को 2 से करना चाहिए, वो कर रहा है। तो दिस इज एन इक्वल रिलेशन। लेट tilde is equal to this, then we know that tilde is an equivalence relation। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम इस इक्विवेलेंस रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लासेस लेते हैं। वी हैव, अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 वो एलिमेंट्स जो 1 से रिलेटेड, मैं वो पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आसानी से नज़र आ जाता है। तो वो एलिमेंट्स जो 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं, अब देखिए एक तो 1 के साथ 1 खुद रिलेट करता है, फिर 1 के साथ अब देखिए 5 रिलेट करता है। सो 1 5, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब हम लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में एक तो देखिए 2 2 से रिलेट करता है तो 2 इसमें होगा, फिर 2 रिलेट करता है जाकर 4 से, तो ये आ जाएगा 2 4। फिर हम लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। तो एक तो 3 3 से रिलेट करता है और ये 3 किसी से रिलेट नहीं करता, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास 3 ही होगी। और फिर 4 की इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, इसमें देख लीजिए कि एक तो 4 होगा क्योंकि 4 4 से रिलेट करता है, फिर 4 2 से रिलेट करता है, साथ ये 2 आ जाएगा। फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 देख लेते हैं।
इक्वलेंस क्लास ऑफ 5 के लिए देखिए कि 5 5 से रिलेट करता है, तो एक तो इसमें 5 आ जाएगा, फिर 5 जो है वो 1 से रिलेट करता है, ये देखिए 5 1। तो इस केस में अगर आप देखें तो 1 की इक्वलेंस क्लास और 5 की इक्वलेंस क्लास आपस में बराबर हैं, क्योंकि 1 और 5 रिलेट करते हैं ना, तो इनकी इक्वलेंस क्लासेस आपस में बराबर ही आई हैं। फिर 2 की इक्वलेंस क्लास और 4 की इक्वलेंस क्लास, चूँकि 2 और 4 रिलेट करते हैं, तो 4 की इक्वलेंस क्लास वही आई है जो कि 2 की इक्वलेंस क्लास थी। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट इक्वलेंस क्लासेस जो है ना वो बनती हैं सिर्फ ये 1 5, ये तो रिपीट हो रही है, 2 4 ये भी रिपीट हो रही है, और 3 एक इक्वलेंस क्लास। 2 4 वही चीज़ है जो 4 2 है। यहाँ ब्रैकेट जल्द डालनी चाहिए थी मुझे, ये देयरफॉर इस केस में अगर हम बनाएं इक्वलेंस क्लासेस का सेट एस ओब्लिक टिल्डा, तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये इक्वलेंस, एक तो 1 की इक्वलेंस क्लास है इसमें, एक इसमें 2 की इक्वलेंस क्लास है, और एक इसमें 3 की इक्वलेंस क्लास है। और वो जो ईटा है वो आप फिर इससे देख सकते हैं कि ईटा फ्रॉम एस टू एस ओब्लिक टिल्डा इज गिवन बाय, अब देखिए इस केस में आप ईटा को आप अप्लाई करें 1 पर, तो ये आ जाएगी 1 की इक्वलेंस क्लास। ईटा को आप अप्लाई करें 2 पर, तो ये आ जाएगी 2 की इक्वलेंस क्लास। ईटा को आप अप्लाई करें 3 पर, तो ये आ जाएगी 3 की इक्वलेंस क्लास। फिर ईटा को आप अप्लाई करें 4 पर, तो ये आएगी 4 की इक्वलेंस क्लास, जो कि वही है जो कि 2 की इक्वलेंस क्लास है। देखिए 4 की 2 की इक्वलेंस क्लास, ये 2 की इक्वलेंस क्लास आ जाएगी। और फिर आप ईटा को आप अप्लाई करें 5 पर, तो ये आ जाएगी 5 की इक्वलेंस क्लास, वो तो वही क्लास है जो कि 1 की इक्वलेंस क्लास है, यही तो 1। So this is canonical map in this particular case. तो 1 की और 5 की इक्वलेंस क्लासेस इक्वल थी, और 2 और 4 की इक्वलेंस क्लासेस इक्वल थी। So let's come to a proposition. So let's have a proposition. Let S be a non-empty set and the tilde be an equivalence relation on S. Let S be a non-empty set and this be an equivalence relation on S. Then प्रूव हमने ये करना है कि नंबर 1, हर एलिमेंट जो है वो, मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट जो है वो अपनी इक्वलेंस क्लास को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस, एंड सेकेंडली for a b belonging to S, for any a b belonging to S, the equivalence classes यानी जो a की इक्वलेंस क्लास है ये,
और जो बी की इक्विवेलेंस क्लास है, these equivalence classes are either equal or are disjoint. Then these equivalence classes are either equal or disjoint. This and this are either equal or disjoint. हम जिसे डिस्टिंक्ट भी के लिए करेंगे, डिसजॉइंट, दैट इज देखिए ए की इक्विवेलेंस क्लास और बी की इक्विवेलेंस क्लास का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी होगा। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर ये डिसजॉइंट होंगी, इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा। और तीसरी बात ये है कि अगर आप इन तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन ले लें, यूनियन ओवर ए बिलोंगिंग टू एस ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस, ये भी आपने नोट किया था, तो ये पूरा सेट एस बन जाना चाहिए। सो लेट्स प्रूव दैट। सो प्रूफ में सबसे पहले आप नोट कीजिए कि हमने प्रूव करना है कि ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो नोट कीजिए कि बाय डेफिनेशन ए की जो इक्विवेलेंस क्लास है उसकी डेफिनेशन ये है कि ये सेट एस को बिलोंग करने वाले वो एलिमेंट्स हैं जो ए के साथ रिलेट करते हैं। ए इज रिलेटेड विद एक्स। अब टिल्डा चूँकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, टिल्डा चूँकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिंस टिल्डा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, तो देयरफॉर टिल्डा इज रिफ्लेक्सिव इन पर्टिकुलर। इन पर्टिकुलर तो रिफ्लेक्सिव में हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट करता है, तो देयरफॉर ए जो है वो ए के साथ रिलेट करेगा, देयरफॉर ए रिलेट्स विद ए, एंड देयरफॉर अब देखिए ए की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए के साथ रिलेट करते हैं। तो अब ए चूँकि ए के साथ रिलेट करता है तो देयरफॉर ए जो है वो ए की इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करेगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि हर एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करता है। सेकेंडली हमने प्रूव करना है कि कोई दो एलिमेंट्स ए और बी दे दिए जाएं तो इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस जो है ना या तो इक्वल होंगी या फिर डिसजॉइंट होंगी। तो इक्वल होने का केस तो अगर इक्वल है तो इक्वल है, उस सिलसिले में हम प्रूव करेंगे कि अगर ए और बी की इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल नहीं हैं तो वी विल प्रूव दैट दे आर डिसजॉइंट। तो वी सपोज दैट अगर इक्वल है फिर तो इक्वल हैं, और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम प्रूव करेंगे फिर वो डिसजॉइंट है। तो वी सपोज दैट कि ए की इक्विवेलेंस क्लास और बी की इक्विवेलेंस क्लास आपस में बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। तो वी शैल प्रूव दैट प्रूव हम ये करेंगे कि इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं ए और बी की, इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई है। ये हम प्रूव करेंगे बाय कंट्राडिक्शन। ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज दैट फर्ज करें कि ए और बी की जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं है, और अगर ये फाई नहीं है तो फिर कोई ना कोई एलिमेंट इन दोनों में कॉमन होगा।
तो लेट x बिलोंग टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। अगर ऐसा है तो फिर x जो है वो A की इक्विवेलेंस क्लास को भी बिलोंग करेगा और x जो है वो B की इक्विवेलेंस क्लास को भी बिलोंग करेगा। अब ये नोट कीजिएगा, अगर x जो है वो A की इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करता है तो फिर x जो है वो A के साथ रिलेट करेगा, और x B की इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करता है तो x जो है वो B के साथ रिलेट करेगा। तो देन therefore x रिलेट्स विद A या A रिलेट्स विद x, A की बात है, तो देन x इज रिलेटेड विद A एंड x इज रिलेटेड विद B। तो x A से रिलेट करता है, x जो है वो B से रिलेट करता है। अब ये टिल्डा चूंकि सिमेट्रिक रिलेशन है तो x इज रिलेटेड विद A को आप चाहें तो A इज रिलेटेड विद x भी लिख सकते हैं। therefore हम इसे लिख लेते हैं A is related with x, therefore A is related with x and इसे हम चेंज नहीं करते, इसे हम वैसे रहने देते हैं, एंड x is related with B। ये हम इसलिए किया है कि हम अब ट्रांजिटिव लॉ यूज़ करेंगे कि x A से रिलेट करता है, A x से रिलेट करता है और x B से रिलेट करता है। मैं दोबारा कहता हूँ, A x से रिलेट करता है और x B से रिलेट करता है। therefore by transitivity or by transitive law, A is related with B। तो अगर A x से रिलेट करता है और x A से रिलेट करता है, A x से और A x से और x B से, तो फिर A जो है वो B के साथ रिलेट करेगा। और अगर कोई दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट करें तो उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में बराबर होती हैं। तो देयरफॉर A की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो B की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी। ये कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमने सपोज ये किया था कि A की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो B की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर नहीं है। तो विच इज़ कंट्राडिक्शन? Which is contradiction? Because ये हमने शुरू इस यहाँ से किया था कि A की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो B की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर जो हमने सपोजिशन की थी कि A और B का जो इंटरसेक्शन है वो खाली नहीं है, ये बात फिर गलत है, तो फिर इट हैज़ टू बी एम्प्टी। तो देयरफॉर our supposition is wrong and therefore इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A का इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। तो प्रूव हमने ये किया है कि डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं वो डिसजॉइंट होती हैं, या जो इक्विवेलेंस क्लासेस एक दूसरे के बराबर नहीं है वो डिसजॉइंट होती हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो एक दूसरे के बराबर होती हैं या फिर डिसजॉइंट होती हैं। तीसरे नंबर पर हमने प्रूव करना है कि अगर हम इन तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन ले लें तो जो आप पूरा पूरा सेट एस आ जाएगा। सो लेट्स प्रूव दैट। We have to prove that union over A belonging to S
इक्वलेंस क्लास ऑफ ए, तमाम इक्वलेंस क्लासेस का यूनियन इज इक्वल टू एस। तो इसके लिए सबसे पहले तो नोट कीजिए कि कोई भी एलिमेंट ए ले लें वो अपनी इक्वलेंस क्लास को बिलोंग करता है। तो वी नोट दैट फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू एस, ए बिलोंग्स टू इक्वलेंस क्लास ऑफ ए। ये बात हमने काफ़ी ऑब्जर्व भी की है, ये बात हमने प्रूव भी की है कि हर एलिमेंट जो है वो अपनी इक्वलेंस क्लास को बिलोंग करता है। देयरफॉर अगर आप ए के तमाम एलिमेंट्स ए जो हैं इनको इकट्ठा कर लें तो पूरा का पूरा सेट एस बन जाएगा। तो देयरफॉर एस, और अगर हर ए के करस्पॉन्डिंग जो इक्वलेंस क्लास है उन तमाम इक्वलेंस क्लास से अगर आप यूनियन ले लें तो वो आ जाएगा यूनियन ओवर ए बिलोंगिंग टू एस इक्वलेंस क्लास ऑफ ए। अब एस का हर एलिमेंट अपनी इक्वलेंस क्लास के अंदर है और तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके आपने एस बना लिया। तो ये पूरा का पूरा एस जो है ना इन तमाम इक्वलेंस क्लासेस की यूनियन का सबसेट हो जाएगा। यू कैन सी इट वेरी इजीली, और ये रीजनिंग आप काफ़ी यूज़ करते हैं एफएससी में भी और बीएससी में भी। सो वी हैव इस्टेब्लिश्ड दैट। अब ये भी नोट कीजिए कि हर इक्वलेंस क्लास जो है वो एस का सबसेट ही होती है। फर्दर इक्वलेंस क्लास ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एस फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू एस। किसी भी एलिमेंट की इक्वलेंस क्लास जो है वो एस का सबसेट होती है। इसलिए अगर आप इन तमाम इक्वलेंस क्लास का यूनियन ले लेंगे, देयरफॉर यूनियन ओवर ए बिलोंगिंग टू एस ऑल द इक्वलेंस क्लासेस, तो इन तमाम का यूनियन भी एस का सबसेट होगा। चूँकि हर एक एस का सबसेट है तो तमाम का यूनियन भी एस का सबसेट होगा। तो अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 यूनियन ओवर ए बिलोंगिंग टू एस equivalence classes of all the equivalence union of all the equivalence classes is equal to S। तो तमाम इक्वलेंस क्लासेस का यूनियन जो है वो पूरे सेट S के बराबर होता है। असल में व्हाट वी मस्ट से इज दैट तमाम इक्वलेंस क्लासेस ये वो हैं जो है डिस्टिंक्ट, आप कह लीजिए दूसरी अगर होंगी तो रिपीट तो हम नहीं करते ना यूनियन लेते वक्त। एनीवे तो यूनियन ऑफ ऑल द इक्वलेंस क्लासेस इज इक्वल टू द होल सेट एस, जिस पर आपने इक्वलेंस रिलेशन डिफाइन किया था। तो दिस इज़ द प्रूफ। मैं एक कॉरोलरी लिख देता हूँ और वो कुछ यूँ है कि अब देखिए मैथमेटिक्स में अगर हम किसी सेट के ऐसे सबसेट बना लें इस तरह से कि वो सबसेट जो है वो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, उनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो और उन तमाम सबसेट्स का यूनियन वो सेट ही बन जाए पूरा सेट, तो फिर हम कहते हैं कि हमने उस सेट को पार्टीशन कर दिया है। जैसे इस केस में आप जानते हैं अभी हमने जो प्रूव किया है कि किसी सेट एस पर अगर आपको इक्वलेंस रिलेशन दे दिया जाए तो उस इक्वलेंस रिलेशन से आपको इक्वलेंस क्लासेस मिल जाती हैं और उन इक्वलेंस क्लासेस में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, या तो आपस में बराबर होती हैं या उनमें कुछ कॉमन नहीं होता। जो बराबर है वो तो हम दो दफ़ा नहीं लिखते। तो डिस्टिंक्ट इक्वलेंस क्लासेस जो हैं वो डिसजॉइंट होती हैं और उनका यूनियन जो है ना पूरे सेट एस के बराबर आ जाता है। तो देयरफॉर ये जो इक्वलेंस रिलेशन है ये सेट एस को पार्टीशन करता है। सो लेट्स राइट दिस corollary. If S is a non-empty set, if S is a non-empty set, and tilde is an equivalence relation, on S, then tilde
partitions S into equivalence classes, then tilde partitions का माने ये है कि इन इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन जो है वो एस ही बन जाता है और इक्विवेलेंस क्लासेस डिसजॉइंट हैं. देन tilde partitions S into equivalence classes. तो ये मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज़ होने वाला रिज़ल्ट है. सो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो जिस सेट पर डिफाइन किया जाए उस सेट को पार्टीशन करता है. ये बात इससे पहले मैं इसे हम फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं जो हमने ईटा इससे पहले डिस्कस किया था. सो लेट्स हैव अ डेफिनेशन. मुझे याद नहीं आ रहा हमने इसे दोबारा इससे पहले इसे हमें बाकायदा लिखा है, लेकिन बहरहाल देख लीजिए अगर रिपीट हो गई है तो आप फिर इसे मिटा दीजिए. लेकिन बहरहाल लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट. Let S be a non-empty set and tilde be an equivalence relation on S. और हम इस इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर जो इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट है उसे हम लिख लेते हैं इस तरह से कि लेट S oblique tilde be the set of equivalence डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस. हम रिपीट नहीं करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस को. तो सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट equivalence classes then we have a function जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं. ये सेट एस से लेकर ये इक्विवेलेंस क्लासेस के सेट तक डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस के सेट तक है. डिफाइन गिवन बाय कि ईटा का एस के किसी भी एलिमेंट ए पर जो इफेक्ट है वो ए की इक्विवेलेंस क्लास होगा. ईटा इज कॉल्ड कैनोनिकल मैप. इसे कैनोनिकल या फिर नेचुरल मैप कहते हैं. और नेचुरल मैप मुझे लगता है पहले भी हमने इसको लिखा है. लेट इट बी रिपीटेड. So this is definition of natural map. Now we come to concept of coset of subset of a group. We are going back to group theory and we will extend these concepts to the concepts of group theory. So cosets.
let me define first, then I will give you examples as well. So let G be a group. Definition. Let G be a group. And H be सब ग्रुप ऑफ G. आपको याद होगा हम सब ग्रुप को इस तरीके से लिखते हैं. तो let G be a group and H be सब ग्रुप ऑफ G for any, कोई भी एलिमेंट आप G का ले लीजिए, for any x belonging to G we define. देखिए हम करते यूँ हैं कि ये जो H है ना, इसके तमाम एलिमेंट्स को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. x h, यानी कि ये h का कोई भी एलिमेंट ले लिया और उसे x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगला एलिमेंट ले लिया, यानी कि h के तमाम एलिमेंट्स को x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हुए. तो ये एक सेट बन जाएगा. ये सेट जो है इसे हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स एच, एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर और एच राइट हैंड साइड पर. तो एक्स एच इज इक्वल टू एच के तमाम एलिमेंट्स को एक्स के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक आपको सेट मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट को सेट. देन वी डिफाइन दिस एंड कॉल इट as left coset. In fact, left coset of H in G. लेकिन हम लेफ्ट कोसेट ही कहा करते हैं, ये बाकी सब बार बार नहीं कहा करते. सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट. सिमिलरली वी कैन डिफाइन राइट कोसेट. उसके लिए आप एक्स को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे. सिमिलरली एच और एक्स को आप राइट हैंड साइड पर ले जाइए, तो ये आ जाएगा एच के एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर और एक्स राइट हैंड साइड पर, सच दैट एच बिलोंग टू एच. सिमिलरली दिस इज कॉल्ड right coset. This is definition of left coset is called right coset. This is definition of right coset. Right coset of H in G with X, ये हम इस तरह कहा करते हैं, लेकिन anyway, तो जितना आप ये जो X है ये G का एलिमेंट होगा, तो G के एलिमेंट्स के साथ आप H के एलिमेंट्स को ये लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज लेफ्ट कोसेट, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज राइट कोसेट. तो ग्रुप थ्योरी की डेवलपमेंट में आप चाहें तो लेफ्ट कोसेट्स को आप कंसीडर करें थ्रू आउट, आप चाहें तो राइट कोसेट्स को कंसीडर करें थ्रू आउट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हम लेफ़्ट कोसेट्स से ही काम करते रहेंगे. जो काम लेफ़्ट कोसेट से हम करते हैं वही फिर ऑटोमेटिकली राइट कोसेट से भी हो जाता है. तो इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप थ्योरी we can either use the concept of left coset कैमरा थोड़ा सेट करना.
So we can either use the concept of left coset or concept of right coset. And we will go for left coset. हम फर्दर डेवलपमेंट में लेफ्ट कोसेट्स का जिक्र करेंगे और उसी पर हम थ्योरी को डेवलप करते जाएंगे, और सिमिलरली दैट कैन बी डन फॉर राइट कोसेट्स. So let's come to an example. सिंपलेस्ट एग्जांपल तो ये है कि हम ये ग्रुप ले लेते हैं जी, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, और आप जानते हैं कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो है वो डिफाइंड एज माइनस वन है, और बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, एंड बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. आप ये नोट कीजिए कि वी नोट दैट आप इसका ये सबसेट H ले लीजिए जिसमें वन और माइनस वन हो. तो ये जो वन माइनस वन है दिस इज सब ग्रुप ऑफ G. दिस इज सब ग्रुप ऑफ G. तो कोसेट का कंसेप्ट जो है ना वो सब ग्रुप से मुतल्लिक है. हम क्या करते हैं, किसी ग्रुप का सब ग्रुप ले लेते हैं और उस सब ग्रुप को ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट कोसेट्स आते चले जाते हैं. सो हम अब इसके लेफ्ट कोसेट्स निकालते हैं. देन हम पहले तो H को मल्टीप्लाई करते हैं वन के साथ, तो ये आ जाएगा पहला लेफ्ट कोसेट. वन को H के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो वन आ जाएगा, वन को माइनस वन से तो माइनस वन आ जाएगा. फिर आप H को मल्टीप्लाई कर दें माइनस वन के साथ, तो ये क्या होगा कि आप वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन को माइनस वन से ये वन आ जाएगा. तो ये चूँकि सेट है तो इसे आप वन और माइनस वन ही लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, वन और माइनस वन. अब आप H के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा. आप वन को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आयोटा आ जाएगा, वन को आयोटा को वन से मल्टीप्लाई करें आयोटा आ जाएगा, आयोटा को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा आ जाएगा. और फिर आप इसे H को इसी तरह अगर हम माइनस आयोटा को H के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस वन इंटू वन माइनस आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा इंटू माइनस वन आयोटा. तो आयोटा माइनस आयोटा ही हमारे पास रिजल्ट आता है जो इससे पहले आयोटा के साथ H को मल्टीप्लाई करने से आया था. तो ये बात हम नोट करते हैं कि हमारे पास H को वन के साथ मल्टीप्लाई करके जो कोसेट आया था वही कोसेट H को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करने से भी आता है. तो
एच का 1 के साथ लेफ्ट कोसेट और एच का -1 के साथ लेफ्ट कोसेट दोनों आपस में बराबर है। इसी तरह से एच का आइटा के साथ लेफ्ट कोसेट और एच का माइनस आइटा के साथ लेफ्ट कोसेट ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास इस केस में एच के जी में सिर्फ दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स बनते हैं, एक 1 है और एक 1 -1 है और दूसरा आइटा माइनस आइटा है। सो वी हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, नेमली 1 -1 and iota minus iota. This is very important observation. Let me write an important observation. So observation is that group G is 1 -1 iota minus iota and H 1 -1 is subgroup of G, and we have taken left cosets of H in G